आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ राशि सैनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच तकरार तो खुलकर सामने आई ही, लेकिन साथ ही कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच भी आए दिन खींचतान सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन पता नहीं इस मुद्दे को लेकर बातचीत कैसे पटरी से उतर गई। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए कमलनाथ द्वारा शब्दों के चयन पर असहमति भी जताई। कांग्रेस के नेता न सिर्फ एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, बल्कि पार्टी गठबंधन सहयोगियों से भी लड़ रही है। सपा के बाद अब जेडीयू ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस में टिकट की घोषणा के कई सीटों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद पार्टी ने प्रदेश में 4 और प्रत्याशी बदल दिए हैं। विपक्षी गठबंधन में मचे घमासान पर बीजेपी ने कहा, ये तो अभी ट्रेलर है, 2024 के चुनाव से पहले इनकी लड़ाई सड़क पर आ जाएगी। मध्य प्रदेश की पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम और त्रिपुरा से तुलना को लेकर कमलनाथ फिर विवादों में हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के मिजोरम चुनाव प्रभारी किरण रिजिजू ने एक्स पर कमलनाथ का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार पूर्वोत्तर का अपमान करते रहे हैं। नरसिंहपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सनातन धर्म का अपमान करने को लेकर फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कई नेता भी मौजूद रहे। प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा ने कांग्रेस पर मध्य प्रदेश में जनजातियों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाएं बंद कर दी थी। मध्य प्रदेश में बीएसपी नेता रामसेवक पाल ने प्रदेश सरकार के गृह मंत्री और दतिया से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष बीजेपी में वो शामिल हो गए। राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर है। दूसरी ओर भाजपा राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमलावर रही है। भरतपुर में एक युवक की क्रूरता से हुई हत्या के बाद भाजपा और आक्रामक हो गई है। भरतपुर में जमीन विवाद में एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। जमीन पर पड़े युवक को 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। भाजपा ने राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर अशोक गहलोत सरकार की नाकामी की आलोचना की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने भरतपुर के बयाना में एक युवक को सरेआम ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिए जाने का मामला उठाया। भाजपा ने अशोक गहलोत के खालिस्तान वाले बयान को लेकर हमला तेज कर दिया। भाजपा का कहना है कि नौबत ये आ गई है कि जिस खालिस्तान के कारण इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, अब उसी पार्टी के एक मुख्यमंत्री खुलेआम उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली में चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने 20 अक्टूबर को दौसा में आयोजित सभा में प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा धार्मिक भावनाओं के आधार पर आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान के झुंझुनू में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, सरकार के पास कोई विजन नहीं है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रबी सत्र के 2023-2024 के लिए फॉस्फेट और पोटाश युक्त P&K उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। आगामी रबी सीजन में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूर कर दिया गया है। सरकार के फैसले से किसानों को खाद पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतों से राहत जारी रहेगी। यूरिया और डीएपी खाद किसानों को पुरानी कीमत पर मिलती रहेगी, जबकि एमओपी पर 45 रुपये और कम अदा करने होंगे।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2028 तक 2584.10 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को 1557.18 करोड़ की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच जुलाई 2023 में जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन MOC को मंजूरी दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में 8 सदस्यों की समिति ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की। लोकसभा की आचार समिति तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों पर बृहस्पतिवार को अपनी पहली बैठक करेगी, जिसमें शिकायतकर्ता भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मकुमारी संस्था की ओर से अंतरधार्मिक मिलन सबका मालिक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के विकास पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए सभी धर्मों के लोगों का साथ मिलकर काम करना जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज IIT दिल्ली में छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने संस्थान के शानदार इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। रियाद दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री बंदर बिन इब्राहिम अल खुरायफ से मुलाकात की। एक्स पर मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए पीयूष गोयल ने लिखा, भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए आशाजनक अवसरों पर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करने की भी जरूरत है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा खालिस्तान और हमास का समर्थन करने पर सवाल उठाए। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंच गया। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 218 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करने वाली अमृत कलश यात्रा की राज्य टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में कहा कि गोवा को 100% डिजिटल राज्य बनाने के लिए हम PM मोदी को एक नया प्रोजेक्ट भेजेंगे। इससे गोवा डिजिटल राज्य बनने वाला पहला राज्य बन जाएगा और हमें इसके लिए केंद्र के समर्थन की आवश्यकता है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भोपाल में कहा कि PM मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था और उसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी पड़ती है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के सभी क्षेत्रों में आदिवासियों का विकास सुनिश्चित करते हुए देश आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल में संगम सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार में आम लोगों से समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इनकी समस्याओं को जल्द हल करने का निर्देश दिया। कर्नाटक में कनकपुरा को रामनगर जिले का हिस्सा रहना चाहिए या राज्य की राजधानी बेंगलुरु में शामिल किया जाना चाहिए। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे के बयान पर शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली में कहा, लोगों का समर्थन महाविकास आघाड़ी के साथ है और जब चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे की पार्टी को धूल चटा देगी। मुंबई में भी धूल ने परेशानी बढ़ा दी है। BMC ने मरीन ड्राइव में धुंध की परत दिखाई देने वाले इलाके पर एक डस्ट सप्रेशन व्हीकल तैनात किया है। लगातार कंस्ट्रक्शन के कारण हो रहे प्रदूषण और धूल मिट्टी की वजह से बिगड़ती हवा को लेकर नगर निगम बेहद गंभीर है। हमून चक्रवात दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और निकटवर्ती मिजोरम पर कमजोर हो गया है। इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और दबाव में बदलकर कमजोर पड़ने का अनुमान है।
अहमदाबाद में आज से आदि महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 3 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में आदिवासी और जनजातीय संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलेंगे। इसमें जनजातीय संस्कृति, शिल्पकला, खान पान और आर्थिक प्रयासों के अलग अलग तरीकों को दर्शाने के लिए कई स्टॉल लगाए गए हैं। गुजरात की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में मौजूद 60 से ज्यादा टैंक इस भीषण आग की चपेट में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए गांधीनगर, मेहसाणा, हिम्मतनगर, ईडर से दमकल विभाग की टीमें बुलाई गई। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास टींग गांव में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पहली बार लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। भाजपा ने कर्नाटक में फर्जी मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड की जांच सीबीआई या एनआईए से करवाने की मांग की है। इस मामले में हाल ही में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला मानती है। आगरा धौलपुर के बीच ट्रेन पातालकोट एक्सप्रेस में आग लग गई। रेल अधिकारियों के अनुसार इंजन से चौथे कोच में धुआं देखा गया। ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया और कोच को अलग कर दिया गया। कस्टम विभाग ने दिल्ली में विदेशी सिगरेट को नष्ट करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव की, जिसमें तकरीबन 80 लाख विदेशी सिगरेट को नष्ट किया गया, जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। ये विदेशी सिगरेट स्मगलिंग करके लाई गई थी। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ करप्शन के मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। सीबीआई की ओर से दाखिल एफएसएल रिपोर्ट की कॉपी आरोपियों के वकील को दी गई। सत्येंद्र जैन के खिलाफ दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा, चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज सत्येंद्र जैन के वकील को दिए गए हैं। विदेशी फंडिंग मामले में गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की पुलिस हिरासत 2 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इन दोनों आरोपियों को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यूज क्लिक पर आरोप है कि उसने चीन से अवैध तरीके से पैसा लेकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के लिए टेक महिंद्रा का संयुक्त शुद्ध लाभ 61.10% गिरकर 505.30 करोड़ रुपए हो गया। वहीं पिछले साल इसी तिमाही में लाभ 1299.20 करोड़ रुपए था। दूसरी तिमाही में नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को 111.17 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खेल और डिजिटल प्लेटफॉर्म में कंपनी के नए निवेशों के चलते उसके घाटे में बढ़त दर्ज की गई है। शेयर बाजार आज लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 522 अंक गिरकर 64,049 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 659 अंक तक गिर गया था। निफ्टी 160 अंकों से लुढ़ककर 19,122 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी आज 19,074 अंक के इंट्राडे निचले स्तर पर पहुंच गया था। विश्व में हो रही विभिन्न घटनाओं का असर आज बाजार पर भी देखने को मिला। विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद स्थानीय स्तर पर मांग फिसलने से आज दिल्ली थोक बाजार में खाद्य तेलों में भाव टिकाव पर रहा, जबकि दलहन और अनाज के भाव में मिला जुला रुख रहा। रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 83.18 प्रति डॉलर की दर पर रहा। घरेलू बाजार में गिरावट और मजबूत डॉलर के बीच रुपये में गिरावट देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दरों में इजाफे के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर की कीमतों पर रहा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली पसंद बन गया है। देश भर में व्यापक स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास होने से AIIB की परियोजनाओं के निवेश के लिए सबसे बड़ी बाजार के रूप में उभरा है। दशहरे के अगले दिन सोने के दामों में तेजी दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोना 50 रुपये की तेजी के साथ 61,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत में पहली बार रेफरेंस पेट्रोल डीजल का उत्पादन शुरू किया है। आपको बता दें कि रेफरेंस पेट्रोल डीजल का उपयोग वाहन परीक्षण में किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों और विदेशी बैंकों को 2 पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और सीईओ की नियुक्ति करने के लिए कहा है। आरबीआई का कहना है कि बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए बैंकों के लिए एक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम का गठन अनिवार्य है। इजरायली सेना ने बीते 24 घंटों में गाजा में 400 ठिकानों पर हमले किए। आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। हवाई हमलों के जरिए हमास की सुरंगों और मुख्यालयों को बनाया निशाना। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमलों में 700 से अधिक लोगों की मौत हुई। जंग शुरू होने के बाद इजराइल के हमलों में एक दिन में मारे जाने वालों की सबसे अधिक संख्या। हमास ने जवाबी हमले में इजराइल के तेल अवीव सहित कई शहरों पर जोरदार हमला किया। फलस्तीनी प्रशासन का आरोप है कि जेनिन शरणार्थी शिविर पर ड्रोन हमले से कम 3 लोगों की मौत हो गई। इजराइल हमास संकट का 19वां दिन। गाजा में इजरायली सेना ने ईंधन ले जाने से साफ मना किया है। गाजा में ईंधन की आपूर्ति न होने पर स्वास्थ्य सुविधाएं ठप पड़ जाने का खतरा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी पहली परमाणु संचालित निर्देशित मिसाइल पनडुब्बियों को लॉन्च किया है। वहीं चीन का कहना है कि अमेरिका क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने कनाडा के लिए कुछ श्रेणियों में शुरू की वीजा की सेवाएं। प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा, इन सभी को मंजूरी दी गई है। भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया। सुनक ने अपनी पूर्वाधिकारी लिज ट्रस के चुनौतीपूर्ण कार्यकाल के दौरान पद संभाला था। चक्रवात हमून ने बांग्लादेश में दी दस्तक। हमून की वजह से अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 6 घंटों में ये तूफान कमजोर हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूडानी सेना अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के साथ 6 महीने से अधिक समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और सऊदी की मध्यस्थता वाली वार्ता को फिर से शुरू करने का निमंत्रण स्वीकार कर चुकी है। कल से गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। लगभग 10,000 एथलीट इन खेलों में शिरकत करने जा रहे हैं। पैरा एशियाई खेलों में भारत के पैरा भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल ने पुरुषों के F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की, तो वहीं इसी स्पर्धा का कांस्य पदक भारत के ही पुष्पेंद्र सिंह ने अपने नाम किया। श्रेयांश त्रिवेदी ने पैरा एशियाई खेलों के T37 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। श्रेयांश ने 25 सेकंड में के समय के साथ कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। बैडमिंटन के मिक्स डबल्स SL3 SU5 इवेंट में टॉप्स स्कीम एथलीट प्रमोद भगत और मनीषा रामदास की जोड़ी ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। भारत की पैरा टेबल टेनिस सनसनी भाविना पटेल ने महिला एकल क्लास 4 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। भारत की पूजा महिलाओं की डिस्कस थ्रो F54-55 स्पर्धा में रजत पदक पर अपना कब्जा जमाने में सफल रही। पूजा ने 18.17 मीटर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो के साथ प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। भारतीय पैरा खिलाड़ी हने ने पुरुषों के जेवलिन थ्रो F37-38 फाइनल में रिकॉर्ड बनाते हुए चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत के लिए 11वां स्वर्ण पदक हासिल किया। पैरा एथलीट रक्षिता राजू ने महिलाओं की 1500 मीटर T11 रेस में स्वर्ण जीतने में सफलता पाई। वहीं इसी स्पर्धा में लतिथा किल्लका ने रजत पदक जीता। पुरुषों की 1500 मीटर T11 दौड़ में भारतीय पैरा खिलाड़ी अंकुर धामा ने स्वर्ण जीतने में कामयाबी हासिल की है। अंकुर ने 4 मिनट 27.70 सेकंड का समय निकालकर ये पदक जीता। पैरा एशियाई खेलों में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पुरुषों की F46 स्पर्धा में भारत ने 3 पदक अपने नाम किए। सुंदर सिंह गुर्जर ने स्वर्ण, रिंकू हुड्डा ने रजत, जबकि अजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के नवीन ने कांस्य पदक जीत लिया। नवीन ने प्रतियोगिता के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में मोल्दोवा के खिलाड़ी को हराया। भारत की महिला निशानेबाज सैन्यम ने एशियन जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। सैन्यम ने 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पर निशाना साधा।
निशानेबाज सरबजोत सिंह ने कोरिया के चांगवोन में चल रहे एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस ओलंपिक का कोटा भी पक्का कर लिया। चैंपियंस लीग के ग्रुप ए में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफसी कोपेनहेगन को 1-0 से हरा दिया। मंगलवार देर रात खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मैच देखने को मिला। चैंपियंस लीग में ही खेले गए एक अन्य ग्रुप मैच में रियल मैड्रिड ने स्पोर्टिंग ब्रेगा को 2-1 के अंतर से हरा दिया। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज देर रात ग्रुप स्टेज के मुकाबले में मिलान का सामना पीएसजी से होगा। ऐसे में इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमों की कोशिश जीत दर्ज कर खुद को बेहतरीन फॉर्म के साथ सामने लाने की रहेगी। वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन से हराकर टूर्नामेंट की लगातार तीसरी जीत दर्ज करने में सफलता पाई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल ने शतक जड़े। 33 सालों के बाद लौटेगी रजनीकांत और अमिताभ की जोड़ी। थलाइवर 170 में दोनों अभिनेता साथ दिखेंगे। रजनीकांत ने बिग बी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों की तस्वीर साझा की। मशहूर अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। नियुक्त किया गया नेशनल आइकन का काम होगा वोटिंग के लिए जनता को प्रेरित करना। राव की फिल्म न्यूटन में चुनाव से जुड़ी समस्याओं को दिखाया गया था। कंगना रनौत ने इजरायली राजदूत नाओर गिलोन से की मुलाकात। कंगना अपनी फिल्म तेजस का प्रचार कर रही हैं, जिसमें वो वायुसेना पायलट की भूमिका निभा रही हैं। दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया कि वो अपने नए ट्रैक हंस हंस के लिए ऑस्ट्रेलियाई गायक सिया के साथ काम करेंगे। भारत की पहली सूमो पहलवान की जिंदगी से प्रेरित फिल्म सूमो दीदी का प्रीमियर टोक्यो फिल्म फेस्ट में होगा। भारतीय पहलवान हेतल दवे के जीवन से प्रेरित है इस फिल्म की कहानी। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने घोषणा की है कि 11 देशों की कुल 20 फिल्मों को फिल्म बाजार के 17वें संस्करण के लिए चुना गया है। सम्मेलन का आयोजन 20 से 24 नवंबर तक गोवा के मैरियट रिजॉर्ट में होगा। परेश रावल की फिल्म शास्त्री विरुद्ध शास्त्री का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म 3 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये फिल्म एक परिवार में होने वाले उतार चढ़ाव की कहानी है। मणिरत्नम लूका गुआडागिनो को जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता का पुरस्कार मिलेगा। लूका गुआडागिनो इटली के फिल्म मेकर हैं। 80 के दशक का प्रसिद्ध जापानी टीवी शो ताकेशी काशल एक बार फिर से दस्तक देने को तैयार है। इस बार ये शो प्राइम पर आएगा। साथ ही हिंदी में इसको यूट्यूबर भुवन बम आवाज देंगे। नयनतारा अभिनीत फिल्म अन्नपूर्णा रानी का टीजर हुआ रिलीज। कॉमेडी फिल्म अन्नपूर्णा रानी एक ऐसी ब्राह्मण महिला की कहानी है जिसे नॉनवेज खाना पसंद है।